नमस्कार शिक्षकगण, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 21 यानी 21 नंबर टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। और ये सेक्शन 3 अधिगम और अध्यापक का टॉपिक नंबर 21 है, बोध और संवेदनाएं। बोध और संवेदनाएं आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं। तो बोध और संवेदनाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बोध संवेदना क्या है और इनसे बच्चों पे क्या असर पड़ता है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला ही हमारा प्रश्न है कि बोध या संज्ञान। देखिए एग्जाम में कभी कभी संज्ञान लिखता है, कभी कभी बोध लिखता है। तो दोनों चीजें एक ही होती है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, बोध या संज्ञान। तो बोध या संज्ञान की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला विशेषता यह है कि संज्ञान या बोध एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक मतलब होता है बड़ा लंबा प्रक्रिया है, क्योंकि इसके माध्यम से बालक के सीखने की प्रक्रिया होती है जिस पर कि उसका संपूर्ण भविष्य एवं वर्तमान निर्भर करता है। मतलब संज्ञान के माध्यम से ही बच्चा कुछ सीखता है और इस सीखने का असर उसके भविष्य उसके वर्तमान दोनों पे पड़ता है। दूसरा है संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है, जो कि इसमें छात्र की बौद्धिक क्षमता एवं विषय पर विशेष के प्रति रुचि का होना ही संज्ञानात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी कि बच्चे का जो दिमागी क्षमता वो कितना है, किसी विषय पर बच्चा कितना रुचि ले रहा है, उस विषय के प्रति उसका कितना लगाव है, ये तय करता है कि बच्चा कितना संज्ञानात्मक विकास करेगा। मतलब कितना कितना वो आगे बढ़ेगा, कितना विकास कर सकता है। तीसरा है कि संज्ञान की प्रक्रिया में बालक विविध प्रकार के चिंतन करते हुए निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। यानी संज्ञान की प्रक्रिया में क्या है कि बच्चे विभिन्न प्रकार का चिंतन करते हैं, सोचते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं तथा उसको कार्य व्यवहार का अस्थायी अंग बनाता है और उसको अपने जीवन में स्थायी रूप से रख लेता है कि ये भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। चौथा है कि संज्ञान की प्रक्रिया में बालक विभिन्न प्रकार के तर्कों का सहारा लेकर अपने ज्ञान में अनेक प्रकार के नवीन एवं प्रमाणित तथ्य को जोड़ने का प्रयास करता है। मतलब बच्चे जब कुछ सीखते हैं तो नए नए तर्क लेते हैं और उस तर्क के माध्यम से ही नए और प्रूफ किए गए तथ्य को जोड़ने का प्रयास करते हैं। पांचवा है कि संज्ञान की प्रक्रिया में बालक जो कुछ भी अनुभव करता है उसको स्थायी रूप से व्यवहार में लाता है। यानी बच्चे जो कुछ भी अनुभव करते हैं अपने जीवन में सीखने के क्रम में, वो उसको अपने जीवन में स्थायी रूप से प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वर्तमान की व्याख्या करता है। क्योंकि बच्चे जो पहले सीखते हैं अपने पहले टाइम में, उसी को वर्तमान में लागू करते हैं। 6 नंबर है कि संज्ञान के माध्यम से बालक अनेक प्रकार के नियम, सिद्धांत, तर्क एवं तथ्यों को सीखता है तथा उनका प्रयोग व्यवहार में करता है। सातवां है कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस विकास के आधार पर ही अन्य विकासात्मक कार्य निर्भर करते हैं। फिर है संज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की ज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, जिनमें से प्रमाणित संरचनाओं को बालक स्वीकार करता है। 9 नंबर है कि संज्ञान के माध्यम से बालक अपने पूर्व अनुभव में सुधार करके नवीन अनुभव को प्राप्त करता है, जिसके आधार पर वह पतंग एवं चिड़िया दोनों में अंतर करता है। 10वां है कि संज्ञानात्मक विकास के आधार पर बालक का कार्य व्यवहार निर्धारित होता है। इसके सर्वोत्तम स्वरूप के आधार पर बालक का व्यवहारिक रूप स्वरूप निर्धारित होता है। तो ये सब विशेषता है संज्ञान या बोध की। अब संज्ञान विकास के स्रोत, मतलब ये संज्ञान का स्रोत कहाँ से है, इसको जानते हैं। पहला है कि बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली बालकों का संज्ञानात्मक विकास तीव्रता से होता है, इसलिए बौद्धिक क्षमता एवं बौद्धिक कुशलता को संज्ञानात्मक विकास का स्रोत माना जाता है। जो बच्चे दिमाग से तेज होते हैं स्टार्टिंग से, उनमें विकास जो है तेजी से होता है, इसलिए माना जाता है कि जिस बच्चे की बौद्धिक क्षमता बौद्धिक कुशलता अच्छी है उसका संज्ञानात्मक विकास भी बहुत तेजी से होगा। दूसरा है यदि बालक को सृजनात्मक, लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक वातावरण प्रदान किया जाता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास सर्वोत्तम रूप में होता है। यानी बच्चे जब लोकतंत्र के अनुसार और वैज्ञानिक वातावरण के अनुसार सीखते हैं तो वो अपने आप में डेवलप बहुत जल्द करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं। तीसरा है कि वातावरण संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख आधार है। दृष्टि संवेदना के आधार पर बालक विभिन्न वस्तुओं को देखता है तथा उसके आधार पर संज्ञानात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कि बच्चे जो अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं अपने वातावरण में, उस चीज के आधार पर भी बच्चे अपने आप में संज्ञानात्मक विकास करते हैं।
चौथा है श्रवण संवेदना के आधार पर, मतलब किसी भी चीज को सुनने की संवेदना के आधार पर बालक विभिन्न जानवरों की धमनियों में अंतर कर पाता है तथा माता एवं अन्य परिवारजनों की धमनियों में अंतर कर पाता है। यहाँ पे धमनी नहीं ध्वनियों होगा, मतलब सुनने के आधार पर भी बच्चा हर चीज को अलग अलग आदमी को पहचानता है कि ये फलानवा का आवाज है, ये किसी दूसरे व्यक्ति का आवाज, आवाज के आधार पर व्यक्ति को पहचानने का भी अपने अंदर गुण लाता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास को प्राप्त करता है। पांचवा है स्वाद संवेदना के आधार पर, स्वाद मतलब किसी चीज को टेस्ट करके भी विभिन्न वस्तुओं को स्वाद पहचान पाता है। यानी बच्चे स्वाद को ले लेकर ही पहचान जाते हैं ये वस्तु है, ये वस्तु है, मतलब अलग अलग वस्तुओं का स्वाद अलग अलग है तो वो समझ जाता है स्वाद से ही। उसका आंख भी बंद करा के पूछिए क्या है तो बता देगा, क्योंकि उसका स्वाद उसको पता है। और तथा उनका वर्णन करता है, इसी आधार पर वह अपने संज्ञानात्मक पक्ष में वृद्धि करता है। इस तरह भी वो अपने संज्ञानात्मक पक्ष में क्या करता है जी, वृद्धि करता है। छठा है गंध के आधार पर, मतलब किसी चीज को महकने के आधार पर फूलों की गंध से उसका नाम को पहचानता तथा दुर्गंध से गंदे स्थान को पहचान लेता है। इस स्रोत से भी वह अपने संज्ञान में विकास करता है। सातवां है स्पर्श करके विवाह वस्तुओं के विभिन्न अवस्थाओं को संज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि वो स्पर्श करके भी बहुत सारी वस्तुओं को पहचान लेता है। 8 नंबर है ठोस द्रव एवं गैस का संज्ञान इसके माध्यम से ही करता है, मतलब कौन वस्तु ठोस है, कौन वस्तु द्रव है, कौन वस्तु गैस है, उसका भी संज्ञान के माध्यम से वो सीख लेता है। 9 नंबर है आयु वृद्धि के साथ साथ बालकों की आवश्यकताएं बढ़ती है, जिनके परिणाम स्वरूप उपयोगी वस्तुओं का संज्ञान प्राप्त करता है तथा इसमें सीखने की तत्परता जागृत होने लगती है। और लास्ट है 10 नंबर बालक सामाजिक वातावरण एवं भौतिक वातावरण के साथ जो कुछ अनुभव करता है उससे उसके संज्ञान में अस्थायी रूप से इन अनुभवों का समावेश होता है। तो इस तरह हमारा ये दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं। अब आ गया, वो था बोध और या संज्ञान, अब है संवेदना या संवेग। संवेदना या संवेग, इसकी क्या विशेषता है, तो आइए इसको समझते हैं। तो पहली इसकी विशेषता है कि संवेगात्मक विकास महत्वपूर्ण विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि उसके आधार पर इन बालक के व्यक्तित्व का निर्माण निर्भर करता है। दूसरा है संवेग का संबंध मानसिक गतिविधियों से होता है, मन से होता है, जैसे दूसरों के संवेग को समझना तथा अपने संवेग ऊपर नियंत्रण रखना, मतलब दूसरा आदमी कैसा संवेग कर रहा है और आप अपने संवेग पर कैसे कंट्रोल रखते हैं, इन सब का जो ज्ञान है वो हमें संवेग के द्वारा ही मिलता है। तीसरा है संवेगात्मक स्थिरता बालक के व्यवहार को मर्यादित एवं उपयोगी बनाती है, यानी कि जब बच्चे में संवेग जो है स्थिर रहेगा तो बच्चा क्या है मर्यादा में रहता है और वो उपयोगी होता है। लेकिन जब वही संवेग उसके व्यवहार को, मतलब उसमें स्थिरता अगर नहीं होगी, अस्थिरता, यहाँ पे अस्थिरता कर दीजिएगा, तो व्यवहार को अमर्यादित बना देती है। यहाँ पे रहेगा दोनों जगह। अमर्यादित मतलब वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा मान लो किसी से झगड़ा करेगा, पटका पटकी करेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी मर्यादा तो रहेगी नहीं। चौथा है कि संवेग का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। मूल प्रवृत्ति की संख्या मैकडूगल ने 14 बताई है। मूल प्रवृत्ति की संख्या मैकडूगल ने कितने बताई है, 14, तथा इसके आधार पर इन सब लोगों का निर्धारण होता है। पांचवा है संवेग के उत्पन्न होने पर शारीरिक अवस्थाओं में व्यापक परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे क्रोध में चेहरे का लाल हो जाना, यानी जब संवेग आता है, जैसे क्रोध आ गया तो चेहरा लाल हो जाएगा, डर से बालक का कांपने लग जाना, तो ये सारा संवेग की विशेषता होती है। 6 नंबर है संवेग के विकास को प्रभावित करने वाले कारक संवेगात्मक विकास को सर्वोत्तम बनाने के उपाय एवं इसका मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण होने इसे व्यापक प्रक्रिया के रूप में सिद्ध करते हैं। सातवां है कि संवेगात्मक विकास की प्रक्रिया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व का निर्धारण करती है, क्योंकि इसके माध्यम से बालक का कार्य व्यवहार प्रभावित होता है। 8 नंबर है कल्पना एवं तर्क की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इसके विकास एवं व्यवहारिक स्वरूप में बालक अनेक तर्क एवं चिंतन संबंधी कार्य करता है। 8वां है संवेग के उत्पन्न होते ही बालक के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक को संवेग के अनुसार व्यवहार करने का पुनर्मनन प्राप्त होता है। और 10 नंबर है संवेगात्मक अस्थिरता के विकास से बालक में समायोजन का गुण उत्पन्न होता है तथा संवेगात्मक अस्थिरता से कुछ समायोजन उत्पन्न होता है। अब आ गया 4 नंबर, बालकों में संवेगात्मक विकास की स्थिति। पहला है शैशवावस्था में बालक का संवेगात्मक विकास जन्म से ही आरंभ हो जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की उत्तेजना जन्म से 24 माह तक अनवरत रूप से चलती रहती है, यानी बच्चे 2 साल के होते होते बहुत सारे संवेगों को सीख जाते हैं और तो जन्म से ही शुरू कर देते हैं। दूसरा है बाल्यावस्था में बालकों के संवेगात्मक विकास की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। इस काल की अंतिम अवस्था में बालक अपने संवेग ऊपर नियंत्रण करना सीख लेता है।
तीसरा है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की स्थिति परिपक्वता की स्थिति में आ जाती है। इसमें बालकों का काम भावना का विकास, सामाजिक सम्मान के प्रति लालसा चेतना एवं जागरूकता का विकास एवं व्यवहारिक अस्थिरता देखी जाती है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम है इस टॉपिक का, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला कारक है बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूप से संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, यानी शरीर का अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो उसका संवेगात्मक विकास भी नहीं होगा। दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य की सर्वोत्तम संवेगात्मक विकास को सर्वोत्तम बनाती है, यानी बच्चा जब शरीर से अच्छा होगा तो संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। तीसरा है बालक के परिवार का सर्वोत्तम वातावरण बालक में संवेगात्मक विकास में सर्वोत्तम बनाते हैं तथा विपरीत स्थिति संवेगात्मक विकास का विरोध करते हैं। चौथा है माता पिता का सकारात्मक व्यवहार बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को स्थिर बनाता है तथा नकारात्मक व्यवहार बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को अस्थिर बनाता है। पांचवा है शिक्षक का सकारात्मक एवं सुविधादाता पूर्ण व्यवहार बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को सर्वोत्तम बनाता है, इसके विपरीत स्थिति में संवेगात्मक व्यवहार निम्न बनाता है। छठा है बाल विद्यालय का लोकतांत्रिक एवं सृजनात्मक वातावरण बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को सर्वोत्तम बनाता है, जबकि नियंत्रण का वातावरण संवेगात्मक व्यवहार को अस्थिर बनाता है। सातवां है परिवार की निर्धनता भी बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को अस्थिर बनाती है तथा परिवार की उच्च आर्थिक स्थिति संवेगात्मक व्यवहार को अस्थिर बनाती है। मतलब गरीबी का भी असर बच्चों पे पड़ता है, गरीबी के चलते बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन वहीं जब संपन्न परिवार में पढ़ते हैं तो उनमें सुधार आ जाता है। तो इस तरह हमारा आज का ये 21 नंबर टॉपिक भी समाप्त होता है। अब फिर मिलते हैं टॉपिक नंबर 22 में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।